देखिए, भारत का मानना ये है कि ये रशिया की जो जेन्युइन कंसर्न है सिक्योरिटी रक्षा को लेके, उसको मानना चाहिए और इस तरीके से सैंक्शंस किसी भी देश पे यूनिलैटरल सैंक्शंस नहीं लगाने चाहिए। हाँ, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो सैंक्शंस होते हैं इंडिया उसको मानता है, उस पर अमल भी करता है। और रशिया जो है भारत का एक मित्र देश है। भारत की हर मुश्किल घड़ी में उसने साथ दिया है, इसलिए वो लगातार अब्सटेन कर रहा है। दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि बातचीत से मसले हल होते हैं, जंग से नहीं होते। वो बार बार रशिया से भी अपील करता है सीज़ फायर के लिए और यूक्रेन से भी कहता है। दूसरी बात यह है कि भारत के संबंध सभी देशों से अच्छे हैं, रशिया से भी अच्छे हैं, यूक्रेन से भी अच्छे हैं, पश्चिमी देशों से भी अच्छे हैं, अमेरिका या और यूरोप के। तो इसमें उसके लिए उसकी जो हित है उसमें वो काम करता है और उसका हित ये है कि वो एब्सटेन करे, न कि जो रशिया को कॉर्नर करने की कोशिश कर रही जा रही है उसमें वो कुछ कंट्रीब्यूट करे या मदद करे उसको। दूसरा ये है कि पिछले 24 घंटे में 4000 स्टूडेंट जो हैं वो वापस लाए गए हैं और भारत ने फिर से कहा है कि वो जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट पे जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए लगातार जो है राहत सामग्री भेजेगा, पोलैंड, स्लोवेक, रोमानिया, जहाँ जहाँ पर भी वो है। हाँ, देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है। 4000 बच्चों को हवाई जहाज़ से निकाल के लेके हवाई जहाज़ के माध्यम से भारत में लाना ये आसान काम नहीं है वार जोन से। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन अभी भी तकरीबन 1000 लड़के वार जोन में फंसे हुए हैं, उनको भी लाने की लगातार कोशिश है। और गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि किसी भी सूरत से जितने भी लोग हैं, भारत नागरिक जितने हैं, स्टूडेंट या और भी दूसरे जितने मुल्क के लोग हैं, उनको भारत वापस लाना। और मगर सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत से लोग दूर दराज के एरियाज़ में रह रहे हैं जिनको बॉर्डर तक लाना संभव नहीं हो पा रहा, मुश्किल हो रहा है। और क्योंकि वार भी चल रही है इसलिए शेलिंग भी हो रही है, इसी के चलते हुए एक स्टूडेंट की, एक छात्र की हत्या भी हो गई वहाँ पे। लेकिन यह है कि हर तरह की प्रोविजंस, खाने पीने का, ठहरने का, बसेस बॉर्डर के ऊपर बसेस का इंतज़ाम, होटल का इंतज़ाम, सारी चीज़ें कर रखी हैं। और भारत के 4 मंत्री जो हैं वो अलग अलग आस पास के देशों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पे उनको भेज भी रखा है, जो इस काम को पूरा कर रहे हैं। भारत ने कहा है कि अभी भी वार जोन है जो कि खार्किव जैसे इलाके हैं और सुमी जैसे इलाके हैं, वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं और अब देश की प्राथमिकता है कि वो इस वक्त उन लोगों को निकालने पर काम कर रही है। हाँ, अब हमें उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में इन बच्चों को भी निकालने में कामयाब हो जाएंगे, इसलिए कि विदेश मंत्रालय जो है वो रशिया और यूक्रेन के टच में है, बार बार बात हो रही है। स्वयं प्रधानमंत्री भी लगातार बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन से या प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनके भी टच में हैं वो, और भी दूसरे देशों से के जो उनके काउंटर पार्ट हैं, जो उनके वहाँ पे लोग हैं, उनसे भी वो बातचीत कर रहे हैं। तो बहुत हाई प्रायोरिटी पे काम हो रहा है और बहुत टॉप लेवल पे इन बच्चों को निकालने का काम किया जा रहा है। आशा करते हैं कि ये 1000 बच्चे भी या लोग जो भी हैं वहाँ पे, ये भी अगले 24 घंटे में जो मिशन गंगा है उसके माध्यम से भारत में लाने में कामयाब हो जाए। MEA ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत जो अरिंदम बागची हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो एक तरह से खार्किव और सुमी जैसे इलाकों पर है, लेकिन जब तक सीज फायर नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कि बच्चों की जान ख़तरे में आ जाती है। और इसी के चलते हुए एक बच्चे की तो जान जाती रही। वो अपना कुछ खाने का सामान लेने किसी दुकान पे गया था, वहाँ पे एक शेल गिरा, उसमें उसकी हत्या हो गई। वार जोन के अंदर किसी भी तरह की सपोर्ट पहुंचाना भी मुश्किल होता है कि उनके लिए बस का अरेंजमेंट करना या उनके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट करना या उनको पैसे पहुंचाना कि वो खुद कर लें, इसकी भी दुश्वारी आती है। लड़के बहुत से हैं जो बंकर्स में यानी तहखानों में नीचे कई दिन से छिपे हुए हैं, क्योंकि बॉम्बिंग हो रही है। खारकीर और सुमी का जो इलाका है ये बहुत यहाँ पे बड़ी भयंकर किस्म की लड़ाई भी हुई है, पहले भी हुई है। ये समस्या
भारत सरकार के सामने है। लेकिन हमने देखा कि इसके चलते बावजूद 4000 लोग कल आ गए। उम्मीद करना चाहिए, आशा है हमें पूरी 1000 भी लाने में भारत सक्षम हो जाएगा। सूमी के में जो लड़के हैं, मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही आ जाएंगे। उनको लाने में भारत काफ़ी कामयाबी लगता है। जिस तरह की बातें लड़के बता रहे हैं उनसे लगता है कि वो शायद उनको राहत मिल जाए पहुंचाने में। और क्योंकि भारत रशियन गवर्नमेंट और यूक्रेनियन गवर्नमेंट के भी टच में, और दोनों कोऑपरेट भी भारत से कर रहे हैं, दोनों लगातार मदद भी करने पे तैयार हो जाते हैं। लेकिन वार तो जंग तो एक अजीब चीज़ होती है, उसमें बचना। पुतिन साहब ने कहा है, पुतिन साहब ने जो है यूक्रेन के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिसमें उसने कहा है कि आप हमारे शहरों पर गोलीबारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जो है जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें हमने शहर के किसी इलाके पर जो है फायरिंग नहीं की है। प्रेसिडेंट पुतिन ने शुरू से ये कहा था, रशिया का ये स्टैंड था कि वो आम जनता या सिविलियन एरियाज पे बॉम्बिंग नहीं करेंगे। उनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन लक्ष्य है वार में, वहाँ पे वो वहाँ की सेना को डिसेबल करेंगे, यानी ध्वस्त कर देंगे उनके जितने सैन्य ठिकाने हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं डी नाजीफिकेशन, यानी नाजी टाइप की जो मिलिटेंट ग्रुप हैं उनको भी वो वहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए, रशियन पीपल और यूक्रेनियन पीपल ये एक ही लोग हैं, स्लाविक पीपल हैं। इनका धार्मिक भी समानता नज़र आती है, कल्चरली भी एक हैं, शादी ब्याह भी इनकी आपस में होती रहती है। तो इस तरीके से इनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। इसीलिए रशिया के अंदर भी हम देख रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन चल रहा है जंग के ख़िलाफ़, और यूक्रेन की भी जनता ख़िलाफ़ है इस जंग के। तो ये एक बड़ा ट्रिकी मसला है। हम लोगों भारत भी यही चाहता है कि सिविलियन ठिकाने महफूज रहें, और भारत ये भी चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके बातचीत शुरू हो और बातचीत के माध्यम से मसलों का हल हो। जंग शुरू तो की जा सकती है, लेकिन जंग ख़त्म करने का ऑप्शन मुल्क में अब नहीं रहता। जैसे कि जिस देश ने अटैक किया है रशिया के, इतने जो रशिया को नहीं चाहते कि तरक्की करे या डेवलप करे, या रशिया के विरुद्ध हैं, रशिया की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं, या रशिया से उनको, वो सब जंग को सपोर्ट करते रहेंगे। और हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में भी यही हुआ, और यही अब यूक्रेन में भी होता है। तो बातचीत जब तक नहीं होगी मसलों का हल नहीं निकलेगा। यूएन में यूक्रेन के जो है कि ये इंटेलिजेंट कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि वो वॉर को ख़त्म करने के लिए जो रशियन मर्डरर हैं एंड टेररिस्ट हैं उनको रोके। उन्होंने कहा है कि हमारे जो क्लोजिंग ऑफ स्काई ओवर द यूक्रेन, ऐसा करके यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए। वो बार बार उनके प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और वहाँ के ऑफिशियल्स ने भी ये कहा है, वो चाहते हैं कि नो फ्लाई जोन यूक्रेन पे बने। लेकिन लो फ्लाई जोन बनाने का मतलब ये है कि नेटो उसको बनाए, फिर नेटो को अपने जहाज़ भेजने पड़ेंगे। अगर कोई जहाज़ आता है, अगर मिलिट्री जहाज़ आता है तो उसको ध्वस्त करना पड़ेगा। और नेटो इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहती, वो नहीं चाहती कि वो इसमें जुड़े, डायरेक्ट रशिया के साथ कोई कन्फ्रंटेशन हो। अगर ऐसा होगा तो फिर ये जंग पूरे यूरोप में फैल जाएगी और बल्कि अमेरिका तक पहुंच जाएगी। रशिया एक बहुत शक्तिशाली देश है, उसके पास बहुत से न्यूक्लियर वेपन भी हैं और कन्वेंशनल वेपन सिस्टम्स भी बहुत अच्छे हैं, और डिलीवरी सिस्टम भी है। वो अपने मिसाइल के माध्यम से दुनिया में कहीं भी अटैक कर सकता है, भेज सकता है अपने इन बॉम्ब्स को। तो इस कारणवश नेटो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन नेटो ने पूरी तरीके से यूक्रेन के पीछे खड़ी नज़र आती है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी, यानी पैसे से भी और असलह से भी उसकी पूरी तरीके से मदद करती है। लेकिन यूक्रेन ने मना कर दिया है, सॉरी नेटो ने। हाँ, मैंने कहा नेटो कभी नहीं इसमें इन्वॉल्व होगा इस जंग के अंदर। मैंने बताया कि अगर इन्वॉल्व होगा तो फिर जंग पूरे यूरोप और अमेरिका में तक पहुंच सकती है।